नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं मैथ में वो करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। हमने अभी तक फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जो हमारे पास यूज होंगे, हमारे कंप्लीट सिलेबस में जो फंक्शंस यूज होंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे, एक बार समझेंगे कि कैसे वो डिनोट करते हैं वैल्यूज़ को, कैसे उनका ग्राफ बनता है और क्या वो दर्शाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक का नाम होगा सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एफ कोई फंक्शन होगा। फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है। एफ इज ए फंक्शन या एफ इज ए मैपिंग। एफ एक मैपिंग होगी फ्रॉम सेट ए टू बी। किसी भी सेट ए से बी के ऊपर एफ कोई भी क्या होगा, फंक्शन होगा या मैपिंग होगी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, या लिखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। एफ को कोई भी हम मैपिंग या फंक्शन तब कहेंगे जब जो पहले वाला सेट है एफ ए का कोई भी एलिमेंट होगा वो बी में उसकी एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद हमने 1 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2 एंड बायोजेक्शन वाले हमने पढ़े थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेना आप। उससे आगे यहाँ पर देखेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। वो फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है या दोनों है। तो ये डेफिनेशन के बाद सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पढ़ेंगे हम आर, रियल नंबर। इस आर को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, रियल नंबर। कि रियल नंबर्स के ऊपर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहला था कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है कि एफ है, एफ कोई मैपिंग है, एफ कोई फंक्शन है जो जा रहा है आर से आर तक। यार में डबल लाइन इसलिए लगाई जा रही है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि आर को हम रियल नंबर दिखा रहे हैं या रिलेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि रिलेशन को भी हम आर से ही डिनोट करते हैं और रियल नंबर को भी आर से ही। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमने आर के ऊपर डबल डंडी लगा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने दिमाग की बात होती है। नोटेशन आप जिस तरह देने चाहो दे सकते हो। एफ इज सच दैट आर से आर एंड एफ ऑफ एक्स क्या हो आपके पास सी। एक्स कहां से आ रहा है आपके पास, रियल नंबर इस सेट से आ रहा है एक्स। एक्स कोई भी एक्स अगर आप रियल नंबर उठा करके इस फंक्शन में रखोगे तो उसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा सी आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आप x में कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए जो रियल नंबर है, उसका जो वैल्यू आएगी, इमेज आएगी, वो क्या आएगी, c आएगी, कांस्टेंट आएगी। जैसे अगर इसका ग्राफ हम देखने की कोशिश करें तो fx को हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, c आ रहा है। y इज इक्वल्स टू c कौन सा आएगा, ये लाइन आएगी। तो ये fx इज इक्वल टू c का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब x रियल नंबर है, x रियल नंबर है इसमें, तो अब बात आती है इसका डोमेन और रेंज भी कैसे निकालेंगे। डोमेन एंड रेंज निकालने की बात। डोमेन हमें पता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन वो सेट होता है या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो x अपनी वैल्यूज ले सकता है। आसान भाषा में समझिए डोमेन को एक बार इधर। डोमेन वो सेट है, set which contains x। जो ये x हमें यहाँ पर हमें देखना है कि इस फंक्शन में x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। उन सभी वैल्यूज को एक जगह जोड़कर अगर हम लिख देंगे तो वो डोमेन बन जाएगा आपके पास। उसके बाद रेंज क्या होता है, रेंज होता है जो हमने x की वैल्यू ली, जो हमने x की वैल्यू ली और फंक्शन में उस x की वैल्यू पुट करने पर जो हमें मिला
जो हमें मिला उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। इतनी सी बात थी। अब डोमेन एक्स कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? ऑल सेट रियल आ जाएगा भाई, कंप्लीट सेट रियल हो जाएगा, तभी तो हम एक्स को आर से उठा रहे हैं। लेकिन रेंज होगी वो उसकी क्या होगी? वो होगी सिंगलटन सेट सी। अब ये सिंगलटन सेट सी कैसे आया कि एक्स की आप कोई भी वैल्यूज यहां पर रख रहे हो तो आपको वाई की तो एक ही वैल्यू मिल रही है, वो क्या है? सी। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करने पर वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है, सी, तो एक ही वैल्यू है, तो हम इसको सेट में इस प्रकार से लिख दें। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज, और ये कांस्टेंट फंक्शन आपके पास हो गया। उसके बाद जो फंक्शन आता है आपके पास दूसरे नंबर पर, वो था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी बात आती है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन सेम उसी प्रकार से डिफाइन करेंगे उन रियल नंबर्स की कोई फंक्शन मैपिंग है वो आर से आर के ऊपर जा रही है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्स में कोई वैल्यू रख रहे हो, अगर फंक्शन में आप कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, तो जो उसकी जो रेंज आएगी वो वही रियल नंबर में आ जाएगा। मतलब जो एलिमेंट आपने यहां पर रखा वही एलिमेंट अगर आपको यहां पर मिल गया तो उस फंक्शन को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। सीधा एग्जांपल है, इसका ग्राफ देखिए एक बार। यहां पर आपको बताया एफ एक्स इजिकल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा ग्राफ होगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। अब बात आती है हमारे पास इसका डोमेन निकालने की। डोमेन में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? डोमेन में क्या आ सकता है? सभी रियल नंबर आ सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे तो ग्राफ बनाएगी, चाहे कुछ भी रियल नंबर ले लोगे तो ग्राफ बनाएगी। वही रेंज में क्या आएगा? अगर x पुट कर रहे हैं तो x ही आ रहा है। जैसे अगर f1 पुट किया तो 1 आ गया, f2 पुट किया तो 2 आ गया, ग्राफ में भी वही पता चल रहा है। f3 किया तो 3 आ गया, 4 किया तो 4 आ गया। इसका मतलब रेंज भी क्या हो जाएगी? r, क्योंकि सेम ही तो एलिमेंट है यहां पर, ये सेम एलिमेंट है तो रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा? इसका सेम हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन था आपके पास। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन, फंक्शन को मैं इस प्रकार एफएन लिख रहा हूं, या इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? वही डिफाइन करेंगे। एफ इज सच दैट आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, मान लेते हैं कोई भी मैपिंग है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाए? मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि मोड लगा करके वो नंबर आ जाए आपके पास। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें तो मोड लग के उसकी वैल्यू आ जाए। तो ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? इसकी 3 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो अगर हम x को मान लें कि जो 0 से छोटा है, अगर x लेस देन 0 है, x अगर लेस देन 0 है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x। भाई x को अगर नेगेटिव लेंगे तभी तो जो x की वैल्यू -x आएगी। उसके बाद आता है x इज इक्वल्स टू, अगर 0 ले लिया हमने तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और x अगर ग्रेटर देन 0 ले लिया तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x। ये एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन था आपके पास। इसका ग्राफ देख लीजिए एक बार, यहां पर देखिए इसको। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स। मोड एक्स का मतलब क्या होगा कि मोड एक्स पॉजिटिव वाले में तो क्या होगा? सेम आइडेंटिटी फंक्शन, सिर्फ पॉजिटिव वाले को तो आइडेंटिटी फंक्शन करेगा। ये हो गया ये। मतलब x की अगर वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? पॉजिटिव आएगी। एफ एक्स को ही तो हम y लिखते हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो तो y की वैल्यू तो फिर भी क्या आ रही है? पॉजिटिव ही आ रही है। अगर -1 लोगे तो यहां पर y की वैल्यू 1 आएगी, -2 लोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन होगा y में तो पॉजिटिव होगा लेकिन x की वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव ही है। ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया। अब इसका डोमेन क्या होगा? बात आती है डोमेन क्या होगा इसका। डोमेन अगर आप देखोगे तो कोई भी रियल नंबर उठा लो, सभी इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब x की तो हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं।
डोमेन एक्स ये होता है हमारे पास, तो एक्स ऑल रियल नंबर आ गया। उसके बाद आता है रेंज क्या होगी इसकी। अब रेंज देखने के लिए हम एक बार अगर ग्राफ में देखना चाहें तो हमें पता है कि रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जीरो से लेकर के और इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट जीरो। अगर जीरो वैल्यू ले रहा है तो वहां पर लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट तब लगता है जब वो एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब जीरो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जीरो पर जीरो आ रहा है तो इसके अंदर, लेकिन इन्फिनिटी किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता, इसलिए इन्फिनिटी के ऊपर क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन था। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आता है वो आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन 4 नंबर है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन में वही करेंगे, एफ इज सच दैट आर से आर, कोई मैपिंग ले लिया हमने, कोई फंक्शन ले लिया, इसको डेफिनेशन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसकी डेफिनेशन दे दी हमने मोड एक्स अपॉन एक्स, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन दे दी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी अगर x लेस देन जीरो है, मान लीजिए आपके पास x अगर लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो इसका वैल्यू आ जाएगी -1, वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी अगर x लेस देन जीरो है तो, और x अगर जीरो है तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 आपके पास, और अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, नीचे तो पॉजिटिव है ही, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद यहां पर डोमेन देखेंगे हम, वही बात है, डोमेन में x की तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, x की कुछ भी वैल्यू क्या हो सकती है यहां पर, ऑल रियल नंबर, क्योंकि जीरो भी हमने इसमें ले लिया तो ऑल रियल नंबर आ गए आपके पास। और रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज आपके पास क्या होगा, आपको यहां पर y की वैल्यू कितनी दिख रही है, केवल 3 वैल्यूज दिख रही हैं, इसका मतलब एक सेट बनेगा जिसमें केवल यही वैल्यू आ सकती है। भाई यहां पर इसको किसी से एक नंबर को उसके प्लस या माइनस से ही डिवाइड कर सकते हैं, उसी नंबर के प्लस या माइनस, तो वैल्यू क्या आ सकती है -1 +1, और 0 आपको दे रखा है तो 0 आ सकता है इसमें, तो ये रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डोमेन। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बात आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। आपको बस ये बात याद रखनी है कि लेस देन इक्वल टू एनी इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू को या तो उसके बराबर या उससे पीछे वाले इंटीजर के ऊपर ले जाए। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे f इज इक्वल्स टू आर, f इज सच दैट r से r जा रहा है आपके पास, और fx को आपने दिखा दिया किस प्रकार से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब इसका मतलब क्या होता है यहां पर, अगर आप एग्जांपल देखें इसका, जैसे मैंने लिख दिया f4 लिख दिया, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। अब डेफिनेशन पे जाओगे तो डेफिनेशन कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू इंटीजर, उस इंटीजर के पास ले जाइए इसको जिसके या तो ये बराबर है या वो इंटीजर इस नंबर से छोटा है। अब 4 क्या है, 4 तो खुद एक इंटीजर है, तो इसका आंसर 4 ही आ जाएगा। अगर मैं f ऑफ 4.5 लिख दूं, यहां पर फंक्शन हमने ये डिफाइन किया है 4.5 मतलब 4.5 का दिस।
अब ये इंटीजर नहीं है, हमें एक बात तो सीधा पता चल रहा है कि 4.5 क्या है, इंटीजर नहीं है। तो हमें लिखना है लेस देन इक्वल टू इंटीजर। या तो ये इंटीजर होता तो हम उस इंटीजर को यहां पर आंसर में लिख देते, लेकिन ये इंटीजर नहीं है तो इससे पीछे वाले इंटीजर के ऊपर जाएंगे और उसका आंसर लिख देंगे, ये जाएगा 4। ऐसे ही एफ ऑफ अगर हम 3.9 लिख देते हैं यहां पर, जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.9। अब यहां पर क्या है कि 3.9 4 के पास अभी ये पहुंचा नहीं है। 3.9 अगर 3.9 इंटीजर होता तो हम 3.9 इंटीजर लिख देते, लेकिन 3.9 क्या इंटीजर नहीं है, तो इससे पीछे वाले इंटीजर के पास जाएंगे और उसको यहां पर लिख देंगे 3। सेम चीज अगर f -2.5 आ जाए आपके पास, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? अब यहां पर -2.5 इंटीजर नहीं है हमें पता है, तो इससे पीछे वाले इंटीजर के पास जाएंगे। इससे पीछे वाला इंटीजर क्या हो सकता है? इससे पीछे वाला इंटीजर होगा, मतलब ये -2.0 से -2.5 पर जा रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर पहुंचे नहीं है, तो इससे पीछे वाला इंटीजर होगा जो जस्ट बैक होगा वो होगा -3, क्योंकि -2.5 से हमें जाना 2 की तरफ, लेकिन 2 पर हम पहुंचे नहीं तो उससे क्या होगा लेस देन इक्वल टू। इससे छोटा कौन सा इंटीजर है? -2.5 से छोटा तो -3 है, तो -3 आ जाएगा। ऐसे एफ अगर -4.9 लिख दें तो -4.9 मतलब क्या हो गया कि अभी ये 4 पर पहुंचा, -4 पर पहुंचा नहीं है, तो किस पर है ये? अभी ये -5 की रेंज में है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे और ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद आता है इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन क्या है? R है, कोई भी नंबर उठाकर लिख सकते हैं हम इसके अंदर। लेकिन बात आती है कि इसकी रेंज की, रेंज इसकी क्या होगी? हमने इतने एग्जाम्पल देखे हैं, हमने सभी में पाया है कि ये जो नंबर जा रहा है ये किसी ना किसी इंटीजर पर जा रहा है, तो रेंज इसकी क्या हो सकती है? रेंज हो सकती है सेट ऑफ इंटीजर्स। रियल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें हर एग्जाम्पल में अगर एक इंटीजर मिल रहा है तो कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो क्या मिलेगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो डोमेन R और रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। उसके बाद इसी में एक नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आता है, किसका? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? यहां पर लेस देन इक्वल टू इंटीजर था, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू। इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का उल्टा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। यहां पर f इज सच दैट r से r जा रहा था, fx को हमने लिखा था ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इस वाले से। अब इसको अगर हम यहां पर एग्जांपल में देखेंगे, अगर हमने f ले लिया 4.5, तो 4.5 का लेना है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डेफिनेशन कहती है कि या तो लिख दीजिए वो इंटीजर, या लिख दीजिए उससे बड़ा वाला इंटीजर ग्रेटर देन दिस, तो बड़ा वाला इसका 5 हो जाएगा। ऐसा ही f अगर -4.9 होगा तो -4.9, और इससे लिखना है क्या? बड़ा वाला। अब इससे बड़ा वाला -5 नहीं होगा, क्योंकि -5 इससे छोटा है, तो -3। सेम वही रेंज इंटीजर्स आ जाएगी, इसमें भी रेंज क्या होगी? इंटीजर्स, और डोमेन क्या होगा? R। डोमेन होगा क्या? और रेंज होगी सेट ऑफ इंटीजर। तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन थी। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें वैल्यू क्या करनी पड़ती है? लेस देन इक्वल टू इंटीजर, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर आपको करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज कुछ। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है कि वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। तो इसकी जो वैल्यू लाई करेगी वो करेगी n से n-1 तक। यहां पर इक्वल का साइन लगेगा, यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए जो अपने बड़े वाले इंटीजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपके पास कि अगर किसी भी ग्रेटेस्ट
जर में ये कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें कोई भी एक इंटीजर डाल दे, मतलब x कोई रियल नंबर है, उसमें कोई इंटीजर डाल दिया तो किसके बराबर होगा? वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस उस इंटीजर के। जैसे इसको देखिए एक एग्जांपल से, x की वैल्यू अगर हमने 2.5 ले ली, यहां पर x की वैल्यू अगर 2.5 ले ली है हमने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? और i मान लीजिए कोई इंटीजर ले लिया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 2.5 प्लस 1, ये आ जाएगा 3.5, और 3.5 का आंसर आएगा 3। अब राइट हैंड साइड देखेंगे तो हमें पता है क्या लेना है, इसकी जगह तो 2.5 प्लस 1, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब जो हमारी ये प्रॉपर्टी है वो क्या है? ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया? बराबर आ गया। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो आती है अगर हमने कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, उसमें कोई वैल्यू h जोड़ दी और h के ऊपर कंडीशन लगा ली कि h ये है, मतलब h 0 से 1 के बीच में है, या 0 भी हो सकता है h, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। कोई एग्जांपल लेके देख लीजिए आप। अगर x कहां से आ रहा है? x अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर है आपके पास। अब x अगर हमने कोई नेचुरल नंबर लिया है, x होगा नेचुरल नंबर के ऊपर, x नेचुरल नंबर 3 ले लिया हमने और h की वैल्यू ले ली 0.5, तो 3 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 3.5। इसकी वैल्यू 3 होगी और इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू भी क्या होगी? 3 होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी? बराबर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। इसकी आपको सिर्फ एक कंडीशन देखनी है कि x अगर नेचुरल नंबर है और h 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यही होगी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास n माइनस एच आ जाता है, h वही है 0 लेस देन इक्वल टू s लेस देन 1। इक्वल मत लीजिए इसको, क्योंकि इक्वल घटाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम 0 से बड़ा लेंगे और h से छोटा लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें लिखना है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये x माइनस एच है तो ये x माइनस 1। एग्जाम्पल आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए, x वही नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 4 मान लेता हूं, 4 माइनस एच की वैल्यू 0.5 ले ली मैंने, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3.5, 3.5 की वैल्यू 3। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? x माइनस 1। x हमने क्या माना था? 4, x 4 माना, 4 माइनस 1 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब जो हमारी ये प्रॉपर्टी है क्या है? ट्रू है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, और कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको क्वेश्चंस में दिखा देंगे करके सोल्व। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आता है उसको देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम इसी प्रकार से डिफाइन करेंगे, रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं? ए की पावर एक्स मान लेते हैं। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। अगर ए ग्रेटर देन क्या है? 1 है। ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ कुछ आपके पास इस प्रकार से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है आपके पास क्या है? इंक्रीजिंग है। अगर ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी वैल्यू रख के देख लीजिए। जैसे ए की वैल्यू आप यहां पर 2 रखेंगे और एक्स को 1 2 3 4 करते जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो 2 की पावर 1 2 4 8 16 बढ़ता जाएगा ग्राफ। और अगर एक्स की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी? घटती हुई जाएगी इस साइड। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो वाई तो पॉजिटिव ही रहेगा, वाई तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये इस साइड क्या होगी? टेंड्स टू 0, 0 की तरफ जाती जाएगी। ये ए ग्रेटर देन 1 के लिए केस था। उसके बाद जो आता है 0, उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा आपके पास? उसके लिए ग्राफ हो जाएगा इस साइड से ये। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था आपके पास। इसको आप एक बार जो हमने 8th क्लास में तरीका पढ़ा था उस तरीके से ग्राफ को बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा यहां पर। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ये ए की पावर एक्स। अगर हम यहां पर ई की पावर एक्स रख दें
y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। y इज इक्वल्स टू ई की पावर x में आपके पास कैसा ग्राफ बनेगा? सेम ग्राफ बनेगा। आप यहां पर a की जगह क्या रख दीजिए? ई रख दीजिए, मतलब तो सेम ग्राफ हो गया ये आपके पास। अब इसमें बात आती है कि इसका डोमेन क्या होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? यहां पर आप खुद देख लीजिए, क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, लेकिन रेंज क्या होगी? रेंज होगी क्या? माइनस y की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? 0 से। लेकिन 0 को टेंड नहीं करेगा ये फंक्शन, कभी भी क्या नहीं करेगा? 0 को टेंड नहीं करेगा। 0 से इन्फिनिटी, दोनों तरफ कैसा आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आता है यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या होगा? वो होगा लॉगरिथम। एफ वाई आर से आर जा रहा है आपके पास, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? लॉग एक्स, और बेस कुछ भी ए हो आपके पास आ गया। सेम वही है, अगर बेस ए ग्रेटर देन 1 है तो जो ये वाला ग्राफ है आपके पास, ये वाला जो ग्राफ है ये इस साइड हो जाएगा, इस प्रकार से आकर के y की तरफ खुल जाएगा ये वाला ग्राफ। मतलब ये अब यहां पर ऐसे हो जाएगा, और जो 0 से 1 के बीच में अगर a होगा तो इसमें क्या था? ये देखिए यहां पर ये जो x एक्सिस की तरफ जा रहा था वो y एक्सिस की तरफ चला जाएगा, और जो वापिस आ रहा था वो इसमें जाकर के इस साइड हो जाएगा। ऊपर की तरफ खुल रहा था, ये नीचे की तरफ खुल जाएगा। ये होता है इसका लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन थे, लॉग फंक्शन था। अब जिसको इसकी भी x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? x यहां पर क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता। तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और रेंज आपके पास क्या हो जाएगी? डोमेन जो होगा आपके पास, डोमेन होगा r प्लस। आर प्लस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रियल नंबर सभी आपके पास यहां पर आ जाएंगे, और रेंज हो जाएगी वो रेंज। आप यहां पर x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही आपके पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। रेंज हो जाएगी रियल नंबर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि log 1 क्या होता है? 0। तो 0 यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है 0 पर। अगर x की वैल्यू 0 है तो यहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 0 हो सकता है, इसमें 1 हो सकता है, मतलब log 1 इज इक्वल्स टू 0 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये रेंज और ये डोमेन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास फंक्शन आता है वो आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल फंक्शन उसके बाद आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन होता है f इज सच दैट r से r जा रहा है, जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे a की पावर 0 x की पावर n। इस प्रकार से कोई फंक्शन होता है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं और इसको सेटिस्फाई करेगी। रेंज आपके पास इसमें वैल्यू पुट करने पर आपको जो जैसा फंक्शन दिया होगा वैसी इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन था। इसके बाद आता है रेशनल पॉलिनोमियल। रेशनल पॉलिनोमियल में जो आप ये जो कोफिशिएंट्स लोगे, रेशनल में सिर्फ इतना फर्क होगा कि जो कोफिशिएंट ले रहे हो रेशनल नंबर्स होने चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। आपके पास ये फंक्शन आ गया आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का अगर आपने ग्राफ पढ़ा है तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये वैल्यू इसकी π/2 पर मैक्सिमम, पाई पर नेगेटिव, मतलब पाई पर 0, ये 3π/2 और ये 2π। ऐसे ही यहां पर ये -π/2 है, -3π/2। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है?
इस फंक्शन में x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं आप? x की कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या हो सकता है? डोमेन तो होगा रियल नंबर, डोमेन होगा रियल नंबर। बात आती है रेंज की। रेंज अगर आप देखोगे तो आपको जो ये वैल्यू दिखेगी ये इधर 1 होगा और ये इधर -1 होगा। इससे नीचे ना ये ग्राफ जाएगा ना 1 से ऊपर जाएगा, मतलब ना तो -1 से नीचे जाएगा और ना 1 से ऊपर जाएगा भाई। तो रेंज आ जाएगी इसकी ये बड़े। तो डोमेन और रेंज साइन फंक्शन का हो गया। y इज टू अगर cos x है तो इसका जो डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको सिर्फ ग्राफ देखना है कि ये 0 पर होती है 1 और उसके बाद ये फंक्शन घटता हुआ चला जाता है, फिर बढ़ता है पाई पर। उसके y इक्वल टू इसका डोमेन भी आप क्या लिख सकते हो? डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन रेंज इसकी क्या आएगी? रेंज इसकी वही आएगी क्या? -1 से 1, क्योंकि ये फंक्शन भी ना तो -1 से नीचे जाएगा और ना ही 1 से क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये साइन और कोस फंक्शन थे आपके पास। उसके बाद आता है आपके पास टेंजेंट फंक्शन। y इज इक्वल्स टू tan x। तो y इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वैल्यू क्या है? यहां पर जो ये वैल्यू आ रही है इससे इधर है ये π/2 -π/2। आपको पता है कि टेंजेंट 90 के ऊपर क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी के ऊपर जाता है। तो इसका मतलब ये 90 से तो इधर ही रहेगा और -90 से भी इधर रहेगा। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा आपके पास, डोमेन x की क्या वैल्यू ले सकते हो आप? x की तो कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हो। तो x की कोई भी रियल वैल्यू ले लोगे तो r आज आपका डोमेन आ जाएगा। उसके बाद आएगा रेंज। रेंज क्या होगी आपको इसके पास? रेंज होगी ये इधर किस पर जा रहा है? y की वैल्यू क्या कर रहा है? इन्फिनिटी। इधर कितनी कर रहा है? -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी y की वैल्यू से लेकर के जा रहा है ये y की वैल्यू +इन्फिनिटी पर। लेकिन यहां पर आपकी +इन्फिनिटी कब आएगी? ये -इन्फिनिटी आएगी, ये +इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आपके पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आता है कोट फंक्शन। डोमेन अगर आप डोमेन r ले रहे हो तो इसको r को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2n + 1 × π/2। इसको इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है, क्योंकि इस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर आपने डोमेन r लिया है तो इसमें से 90 वाले जितने भी मल्टीपल है वो सारे घटा दीजिए। यहां पर लिख दीजिए 2n + 1 × π/2। ये वाला जो सेट है इसमें से इसको घटा दीजिए कि 2n + 1 × π/2, क्योंकि 90 के ऊपर ये फंक्शन क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो नॉट डिफाइंड हो रहा है तो नॉट डिफाइंड वाले तो हम किसी फंक्शन में लेंगे ही नहीं। तो ये डोमेन और ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास कुछ फंक्शंस थे आज के लिए। आज के लिए रखेंगे इतना ही। इन फंक्शंस को रिवाइज कीजिए और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपने को देखने मिलेंगे पेपर में, तो इनको एक बार रिवाइज कीजिए। और थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके बाय, थैंक यू।